बच्चों कैसे हो आप लोग? हम ठीक है सर। आप कैसे हैं? मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो आज की क्लास स्टार्ट करें? बिल्कुल सर, बिल्कुल करते हैं। तो आज की क्लास में हम जो सबसे पहला सेक्शन डिस्कस करने जा रहे हैं वो है सेक्शन 43 बी। क्या है? सेक्शन 43 बी। इसमें जो कुछ डिडक्शंस हैं, इसमें कुछ डिडक्शन दी गई हैं, वो हमें तभी अलाउ होती है जब हम उनकी एक्चुअल में पेमेंट करते हैं। एक्चुअल में पेमेंट करते हैं। सर्टेन डिडक्शंस allowed only on एक्चुअल पेमेंट। अगर हमने पेमेंट नहीं करी तो हमें उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो कौन कौन से डिडक्शन से एक बार देखते हैं हम लोग। ठीक है, ठीक है सर। पहला है हमारा एनी सम पेबल बाय वे ऑफ टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी, वाई वाट एवर नेम कॉल्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बिंग फोर्स। अगर हम किसी लॉ के अंदर, किसी भी लॉ के अंदर कोई टैक्स, ड्यूटी, सेस, फी वगैरह पे कर रहे हैं तो हमें उसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब हम उसकी एक्चुअल में पेमेंट कर देंगे। अगर नहीं करते तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल, कंपनीज एक्ट के अंदर कोई फीस देनी है तो हमें उसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे। जीएसटी के अंदर हमें कोई टैक्स जमा करना है या सेस जमा करना है तो हमें उसकी डिडक्शन तभी मिलेगी जब हम उसकी पेमेंट कर देंगे। ठीक है, ठीक है सर। यहाँ पे इन जो टैक्स है, ड्यूटी, सेस या फी, इसमें इनकम टैक्स इंक्लूड नहीं होगा। क्यों सर? इनकम टैक्स तो वैसे ही डिसअलाउ होता है सेक्शन 40 ए के अंदर। ठीक है, तो इनकम टैक्स इसमें इंक्लूड नहीं होता। इनकम टैक्स के अलावा जो भी टैक्स, ड्यूटी, फीस, सेस है किसी भी लॉ के अंदर जो हमसे लिया जा रहा है वो तभी अलाउ होगा जब हम उसकी एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। ओके, ओके सर। नेक्स्ट है any sum payable by the assessee as a employer by way of contribution to any provident fund, superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employee। अब बहुत सारे फंड होते हैं एम्प्लॉयज के केस में। जब हम सैलरी का चैप्टर डिस्कस कर रहे थे तो हमने देखा था वहां पे प्रोविडेंट फंड है, ग्रेचुटी फंड है आपका, और भी बहुत सारे फंड है। तो इसमें क्या होता है, आपका एम्प्लॉयर भी कंट्रीब्यूट करता है और एम्प्लॉय भी कंट्रीब्यूट करता है। ठीक है, तो यहाँ पे एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? एम्प्लॉयर की बात कर रहे हैं कि जो भी एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन है टुवर्ड वेलफेयर फंड ऑफ एम्प्लॉय वो तभी अलाउ होगा जब वो उसकी एक्चुअल में पेमेंट करेगा। एक्चुअल में पेमेंट करेगा। ठीक है, ठीक है सर। एनी सम पेबल बाय द असेसी एज अ एम्प्लॉयर by way of contribution to any provident fund, superannuation fund or gratuity fund or any other fund for the welfare of employee। ठीक है, यहाँ पे बात किसकी कर रहे हैं हम? एम्प्लॉयर्स फंड की। एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन पे ये सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है। ये गवर्न होता है हमारा सेक्शन 36 के अंदर। हमने डिस्कस किया था कि ड्यू डेट तक पे करना होता है, नहीं करेंगे तो फिर पूरा डिसअलाउ हो जाता है। हाँ सर, ठीक है। तो यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट है बोनस और कमीशन फॉर सर्विस रेंडर्ड पेबल टू ए एम्प्लॉय। अगर एम्प्लॉय को कोई बोनस या कमीशन मिल रहा है, बोनस या कमीशन पे कर रहे हैं, तो उसकी भी डिडक्शन हमें तभी मिलेगी जब हम उसकी एक्चुअल में पेमेंट करें। अगर पेमेंट नहीं करते तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। मान लीजिए प्रोविजन फॉर बोनस बना के छोड़ दिया तो मिल जाएगी? नहीं सर, जब उस बोनस की एक्चुअल में पेमेंट होगी तभी मिलेगी हमें। ठीक है, ठीक है सर। any sum payable by the assessee as a interest on any loan or borrowing from any public financial institution or state financial corporation or a state industrial investment corporation। ये क्या है सर? जैसे कि आपकी एलआईसी है या फिर ये जो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या कॉरपोरेशन होते हैं, ये जस्ट लाइक अ बैंक होता है। लेकिन इसमें और बैंक में क्या डिफरेंस है कि बैंक जो होते हैं हमारे डिपॉजिट एक्सेप्ट कर सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ लोन देते हैं, क्रेडिट और लोन देते हैं। जैसे किसी को व्हीकल खरीदना है तो लोन दे दिया, किसी को बिजनेस के लिए लोन चाहिए वो दे दिया,
किसी को प्लांट और मशीनरी खरीदना है तो उसके लिए लोन दे दिया। मतलब बेसिकली इनका पर्पस होता है लोन देना। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर हम इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं, इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहे हैं किसी भी लोन पे, किसी भी लोन पे जो कि हमने लिया है, कोई भी पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हो, ठीक है, या स्टेट फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो, जैसे कि दिल्ली फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया, राजस्थान फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया, उत्तर प्रदेश फाइनेंशियल कॉरपोरेशन हो गया। ठीक है, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन में कौन सा आएगा, LIC आ गया आपका, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। और स्टेट इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन, इसका पर्पस होता है कि इंडस्ट्री को लोन देना ताकि वो ग्रो करे। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर इनसे कोई लोन लिया है और उस पे हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं तो हमें उस इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब हम उसकी एक्चुअल में पेमेंट करें, एक्चुअल में पेमेंट करें। ठीक है, ठीक है सर। नेक्स्ट है एनी सम पेबल बाय द असेसी एज अ इंटरेस्ट ऑन एनी लोन और बोरोइंग फ्रॉम नोटिफाइड क्लास ऑफ नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज in according with the term and condition of a agreement governing such loan and borrowing। नेक्स्ट है, बोलता है कि अगर हमने कोई नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी से कोई लोन लिया है या फिर बोरोइंग ली है, उस पर इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो उस इंटरेस्ट का डिडक्शन हमें तभी मिलेगा जब जब हम उसकी एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। तो ये सर होता क्या है नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, ये जैसे कि आपने देखा होगा एक कंपनी है श्री राम फाइनेंस कॉरपोरेशन। ये क्या करती है सर, लोन देती है, व्हीकल वगैरह के लिए लोन देती है। बेसिकली नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी का पर्पस क्या है कि इन हर NBFC का अलग अलग पर्पस के लिए लोन देता है। कोई व्हीकल लोन देती है, कोई हाउसिंग लोन देती है, जैसे इंडिया बुल है, ठीक है, IIFL है। ये क्या है, ये बैंक नहीं होते। बैंक में क्या है कि हम कोई डिपॉजिट भी जमा करा सकते हैं, लेकिन इनमें हम डिपॉजिट जमा नहीं करा सकते। जैसे हमने अपना अकाउंट खुलवा रखा है, FD करवा रखी है बैंक में, लेकिन इनके साथ हम ये सब नहीं कर सकते, इनके साथ ये सब नहीं कर सकते। इनका मेन पर्पस होता है लोन देना, क्रेडिट पे लोन देना या बोरोइंग देना सामने वाली पार्टी को। तो अगर हमने कोई भी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉरपोरेशन जो कि नोटिफाइड है उससे लोन लिया है और उसका जो इंटरेस्ट पे कर रहे हैं, तो हमें इंटरेस्ट की डिडक्शन तभी मिलेगी जब हमने एक्चुअल में उस इंटरेस्ट की पेमेंट कर दी है एज पर टर्म एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट है हमारा इंटरेस्ट ऑन एनी लोन एडवांसेस फ्रॉम अ शेड्यूल्ड बैंक और कोऑपरेटिव बैंक। अगर हमने कोई भी शेड्यूल्ड बैंक या कोऑपरेटिव बैंक से लोन लिया है, उसका इंटरेस्ट पे करना है, तो इंटरेस्ट की डिडक्शन कब मिलेगी, जब हम इंटरेस्ट की एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। अदर देन प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इनको छोड़ के अगर वो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी है या फिर प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट बैंक है, जिनका मेन पर्पस होता है कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड लोन देना, ठीक है, अगर ये है इनको छोड़ के, इनके ऊपर एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है, ठीक है सर। प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटी और प्राइमरी कोऑपरेटिव एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट बैंक, इनको छोड़ के इन अकॉर्डिंग विद द टर्म एंड कंडीशन ऑफ एग्रीमेंट गवर्निंग सच लोन एंड बोरोइंग, जो भी टर्म एंड कंडीशन है लोन की उसके हिसाब से। ओके, ओके सर। फिर नेक्स्ट है हमारा एनी सम पेड बाय द असेसी एज अ एम्प्लॉयर इन लीव ऑफ ऑन लीव ऑफ हिज एम्प्लॉय। एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉयज की ऑन लीव इन कैश की पेमेंट करी, जो एम्प्लॉय है उसने अपनी ऑन लीव इन कैश करी, तो एम्प्लॉयर ने उसकी पेमेंट करी, तो पेमेंट की डिडक्शन हमें तभी मिलेगी जब हम उसकी एक्चुअल पेमेंट कर देंगे। ये नहीं कि उसने प्रोविजन दिखा दिया, प्रोविजन फॉर ऑन लीव या लीव इनकैशमेंट, तो उसकी डिडक्शन नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, जब एक्चुअल में लीव इनकैशमेंट की पेमेंट करेगा वो, तब मिलेगी। ओके, अगर मान लीजिए प्रोविजन बना के छोड़ दिया उसने, प्रोविजन फॉर लीव इनकैशमेंट, लीव इनकैशमेंट, तो इसके बेसिस पे डिडक्शन नहीं मिलेगी। कब मिलेगी, जब एक्चुअल में वो लीव इनकैशमेंट की पेमेंट करेगा एम्प्लॉय की, तब मिलेगी। ओके, ओके सर। चलिए अब आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है एनी सम पेबल बाय द असेसी टू द इंडियन रेलवे फॉर द यूज ऑफ रेलवे एसेट। अगर हम कोई रेलवे को पेमेंट कर रहे हैं फॉर द पर्पस ऑफ रेलवे एसेट, फॉर एग्जाम्पल इंडियन ऑयल है आपकी, नाम सुना है? हाँ सर। और रेलवे के बीच में एग्रीमेंट होता है, रेलवे के ये इंडियन ऑयल के जहाँ जहाँ टर्मिनल होते हैं जहाँ से ऑयल, आपने देखा होगा जो पेट्रोल पंप पे हम पेट्रोल तो सभी भरवाते हैं, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल आता कैसे सर? ट्रक के थ्रू आता है, ट्रक में लोड होके आता है। तो ये ट्रक भर के कहाँ से आता है? इंडियन ऑयल के टर्मिनल बने होते हैं, डिपो होते हैं, वहाँ पे फिलिंग होती है, ट्रक के अंदर तेल भरा जाता है। तो जहाँ पे टर्मिनल होता है वहाँ पे रेलवे साइडिंग भी होती है, बहुत सारे टर्मिनल पे रेलवे साइडिंग होती है, यहाँ पे पटरियाँ बिछी होती हैं और प्लेटफॉर्म बने होते हैं। तो इनका यूज़ क्या होता है? यूज़ क्या होता है? ये बाई ट्रेन, बाई ट्रेन ये ऑयल लेके आते हैं, ऑयल लेके आते हैं, यहाँ पे अनलोड करते हैं और यहाँ से फिर इनमें लोड होके जाता है। तो इंडियन ऑयल जो पटरियाँ बिछाई है रेलवे ने उसका यूज़ कर रहा है एसेट, हाँ सर। और जो रेलवे का इंजन है वो यूज़ कर रहा है, तो उसके बदले में रेलवे को पेमेंट करता है, पेमेंट करता है। तो जो भी ये इस टाइप के, इस नेचर के एक्सपेंडिचर हैं, एक्सपेंसेस हैं जो कि रेलवे को करने हैं फॉर द यूज़ ऑफ हिज एसेट, रेलवे के एसेट यूज़ करने के बदले में, तो वो एक्सपेंसेस तभी अलाउ होंगे, वो एक्सपेंडिचर तभी अलाउ होंगे जब हम उसकी एक्चुअल में पेमेंट करेंगे, उसकी एक्चुअल में रेलवे को पेमेंट करेंगे। अगर पेमेंट नहीं करेंगे तो हमें वो एक्सपेंस अलाउ नहीं होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, फॉर द पर्पज ऑफ क्लेमिंग डिडक्शन द सम रेफर टू अबव क्लॉजेज ए टू जी in the relevant previous year in which the expenditure is incurred, the above sum has to be paid by the assessee on or before the due date of for the furnishing of return of income under section 139(1) in respect of previous year in which the liability pay sum was incurred। ये क्या चीज़ है सर? ये क्या चीज़ है सर? इसमें बोला गया है, मान लीजिए ये जो खर्चा है हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 का खर्चा है, ठीक है, ठीक है सर। तो हम इसकी पेमेंट अगर जो ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है, ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग है अंडर सेक्शन 139(1), याद करना है सर? नहीं अभी मत याद कीजिए, जब आएगा तब वहां पे देखेंगे, रिटर्न फाइलिंग का चैप्टर आएगा तब देखेंगे। तो जो भी ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइलिंग की, अगर उस दिन तक अगर पेमेंट कर देता है, ठीक है, उस दिन तक पेमेंट कर देता है, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर का, ठीक है, इस प्रीवियस ईयर का खर्चा है, ठीक है, और ड्यू डेट तक पेमेंट कर देता है, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट तक अगर पेमेंट कर देता है, तो तो मान लेंगे कि इसी ईयर में पेमेंट हुआ है और प्रीवियस ईयर 23-24 में उस एक्सपेंस की हमें डिडक्शन मिल जाएगी, डिडक्शन मिल जाएगी। मान लीजिए वो ड्यू डेट के बाद पेमेंट करता है, ड्यू डेट के बाद यहाँ पे पेमेंट ना करके यहाँ पे पेमेंट करता है, फिर ड्यू डेट के बाद पेमेंट करने पे क्या होगा? तो हमें प्रीवियस ईयर 24-25 में अलाउ होएगा। ठीक है, ठीक है सर। ड्यू डेट तक कर देता है, जो भी रिटर्न फाइलिंग ड्यू डेट होगी जिस प्रीवियस ईयर की, फॉर एग्जांपल 23-24 की कब आएगी सर? नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट ईयर आएगी सर 24-25 में। तो जो भी ड्यू डेट निकल के आएगी, फॉर एग्जांपल आपका 31 जुलाई या फिर 31 अक्टूबर, जो भी ड्यू डेट होगी उस दिन तक अगर पेमेंट कर देता है, ठीक है, तो उसी ईयर में अलाउ हो जाएगा। अदरवाइज रिटर्न फाइलिंग के बाद जो ड्यू डेट है, रिटर्न फाइलिंग के ड्यू डेट के बाद करता है, तो जिस ईयर में, जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करेगा उस प्रीवियस ईयर में अलाउ होएगा। ओके, ओके सर। चलिए, उसके बाद इसमें एक नया क्लॉज और जोड़ा गया, तो यहाँ पे थोड़ा सा कंफ्यूजन हो जाता है बच्चों को। तो जो अभी तक हमने क्लोजेज डिस्कस किए हैं, यहाँ पे चलता है हमारा क्या, कि जो भी ड्यू डेट होगी रिटर्न फाइलिंग की उस प्रीवियस ईयर की, वहां तक अगर पेमेंट कर देगा
तो काम चल जाएगा। लेकिन अब जो हम क्लॉज डिस्कस करेंगे, इसमें जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करेगा, जिस प्रीवियस ईयर में पेमेंट करेगा, ठीक है, एज पर टर्म, ठीक है, जो उसका टर्म है, अगर उस टर्म के बियॉन्ड पेमेंट करता है तो जिस प्रीवियस ईयर में करेगा उस प्रीवियस ईयर में वो अलाउ होगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए, एनी सम पेबल बाय द असेसी टू अ माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, अगर एसएससी कोई भी पेमेंट करता है माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट स्पेसिफाइड इन सेक्शन 15 ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006 would be allowed as a deduction only in that previous year in which such sum is actually paid। क्या बोला सर, क्या बोला सर? पहले पढ़ लेते हैं फिर एग्जांपल से समझते हैं इसको आराम से। जो एसएमई एक्ट है उसमें बोला गया है कि जो भी हमारे एसएमई है, माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेस, बेसिकली ये बहुत छोटे एंटरप्राइजेस होते हैं, तो गवर्नमेंट इनका खास ख्याल रखती है, गवर्नमेंट इनको बहुत सारे बेनिफिट देती है। तो गवर्नमेंट ने इनको एक ये भी फ़ायदा दे रखा है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन जिनको इनको पेमेंट करना है, मैक्सिमम मैक्सिमम 45 डेज से ज़्यादा डिले नहीं कर सकते इनकी पेमेंट। जिस दिन ऑर्डर एक्सेप्ट किया उस दिन से 45 दिन से ज़्यादा होल्ड नहीं कर सकते पेमेंट, 45 दिन के अंदर उनको पेमेंट करना ही है। ठीक है, और जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है, कोई एग्रीमेंट नहीं है, तो 15 दिन के अंदर पेमेंट करना है। ठीक है, अगर एग्रीमेंट किया है तो 45 दिन के अंदर, 45 दिन से एक्सीड नहीं करना चाहिए पेमेंट का जो भी ड्यू डेट है, और जहाँ पे एग्रीमेंट नहीं है तो वहाँ पे 15 दिन के अंदर ही पेमेंट करना है। नहीं करते, अगर उन 45 दिन या 15 दिन के अंदर हमने पेमेंट कर दी तो जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा उस प्रीवियस ईयर में अलाउ हो जाएगा। लेकिन उस 45 दिन या 15 दिन के बाद पेमेंट करी, जो टाइम लिमिट थी उसके बाद पेमेंट करी, तो जिस प्रीवियस ईयर में हम पेमेंट करेंगे उस प्रीवियस ईयर में हमें अलाउ हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। If the sum payable by the assessee to a micro and small enterprises is paid as per written agreement, maximum within 45 days, 45 डेज से ज़्यादा की ड्यू डेट नहीं दे सकते वो, और विद इन 15 डेज इन केस ऑफ नो एग्रीमेंट, अगर जहाँ पे कोई एग्रीमेंट ही नहीं है वहाँ पे 15 दिन। द डिडक्शन कैन बी क्लेम्ड ऑन एग्रोल बेसिस इफ मर्चेंटाइल मेथड ऑफ काउंटिंग इज फॉलोड बाय द असेसी। ओके, however if sum is payable by the assessee to a micro and small enterprise is not paid as per written agreement or within 15 days in case of no agreement, the deduction would be allowed in the previous year in which it is actually paid। चलिए अब एग्जांपल से समझते हैं। हाँ सर, एग्जांपल से समझते हैं, जल्दी क्लियर होएगा सर। जैसे कि मिस्टर ए है, ठीक है, हैज़ परचेज गुड ऑफ ₹10,000 फ्रॉम ए एंड कंपनी। मिस्टर ए ने ए एंड कंपनी से 10,000 का सामान खरीदा, जो कि एक माइक्रो एंटरप्राइजेज है, माइक्रो एंटरप्राइजेज है। कब खरीदा इसने? 1/3/24 को, 1/3/24 को। तो ग्राफ बना ले क्या? हाँ सर, ग्राफ बना लेते हैं सर। एक 3/24 को परचेज किया, कितने का सर? 10,000 का। और उसका ड्यू डेट रहा पेमेंट करने का 5/4/24 को। ये हो गया हमारा 31/3/24, 5/4/24 ये ड्यू डेट हो गई, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट, ड्यू डेट ऑफ पेमेंट। ठीक है, एग्रीमेंट था इनका, इसने बोला कि एन कंपनी ने बोला कि ठीक है आप सामान ले रहे हो ले लो, आप मुझे 5 अप्रैल तक पेमेंट कर देना। तो मिस्टर ए ने भी बोला ठीक है 5 अप्रैल तक पेमेंट कर देंगे। तो अगर ये ड्यूरिंग दैट पीरियड अप टू 5 अप्रैल पेमेंट कर देता है तो जो ये परचेज है प्रीवियस ईयर 23-24 में ही अलाउ हो जाएगा, उसकी डिडक्शन मिल जाएगी। लेकिन अगर ये 5 तारीख के बाद पेमेंट करता है, मान लीजिए 6 तारीख को करता है, 6/4/24 को करता है, तो उस केस में
जिस प्रीवियस ईयर में करेगा। कौन सा प्रीवियस ईयर आ जाएगा सर? प्रीवियस ईयर 24-25। तो 24-25 में ये वाला एक्सपेंडिचर 10,000 का इस ईयर में अलाउ होगा। ठीक है, ठीक है सर। इफ मिस्टर एक्स पेड द सम ऑन 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को कर देता है तो if since Mr. A paid the sum on before 5th April 24, the deduction would be allowed in previous year 23-24। और अगर 20 अप्रैल को करता है तो जिस प्रीवियस ईयर में करेगा उस प्रीवियस ईयर में होगा। ठीक है, तो ड्यू डेट देखेंगे, ड्यू डेट के अंदर कर दिया तो जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा है उस प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा। ड्यू डेट के बाद किया तो जिस प्रीवियस ईयर में करेगा, जिस प्रीवियस ईयर में करेगा पेमेंट, ठीक है, उस प्रीवियस ईयर में वो खर्चा अलाउ होगा। तो ये 10 सेकेंड केस में अगर 6/4 को करता है ये, तो 10,000 इस प्रीवियस ईयर में अलाउ नहीं होगा, प्रीवियस ईयर 24-25 में अलाउ होगा। ठीक है, ठीक है सर। अब कंफ्यूजन कहाँ पे आएगी? जो हमारा A to G पढ़ा था हमने, उन केसेस में अप टू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक देखना है हमें। ड्यू डेट ऑफ रिटर्न फाइलिंग तक अगर पेमेंट कर देता है तो भी अलाउ हो जाएगा। लेकिन इस केस में एसएमए पेमेंट में, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेस के केस में हमें प्रीवियस ईयर देखना है, उनका टर्म जो है, टर्म देखना है कि टर्म के अकॉर्डिंगली जो उस टाइम दे रखा है वो विथ इन टाइम लाइन में पेमेंट किया है कि नहीं किया। अगर कर दिया है तो जिस प्रीवियस ईयर का खर्चा है उस प्रीवियस ईयर में मिल जाएगा, और बियॉन्ड टाइम लिमिट किया है तो जिस प्रीवियस ईयर में उसने पेमेंट किया है उस प्रीवियस ईयर में वो खर्चा लाएगा। ठीक है, ठीक है सर। चलिए सर, माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस होता क्या है? देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मैन्युफैक्चरिंग एंटरप्राइज और सर्विस एंटरप्राइज, ट्रेडिंग वाली नहीं है कवर। ठीक है, माइक्रो एंटरप्राइजेज वो होती हैं जिनमें प्लांट एंड मशीनरी और इक्विपमेंट में 1 करोड़ तक का इन्वेस्टमेंट है, मतलब 1 करोड़ तक का प्लांट एंड मशीनरी है उनके पास, और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ है। स्मॉल एंटरप्राइजेज में आ जाएगा आपका, स्मॉल एंटरप्राइजेज में आएगा आपका जिसमें प्लांट एंड मशीनरी उनके पास 10 करोड़ तक है और टर्नओवर 50 करोड़ तक का है। ठीक है, ठीक है सर। अब आगे चलते हैं। नोट्स। इफ एनी सम payable by the assessee as a interest on such loan and borrowing or advance referred to DEF above is converted into a loan or borrowing or advance or debenture or any other instrument by which the liability to pay off is deferred to a future date, the interest so converted and not actually paid shall not be deemed to be actual payment, hence would not be allowed as a deduction. The deduction will be allowed in the previous year in which the converted interest is actually paid. ये क्या है सर? ये क्या है सर? मिस्टर ए है, ठीक है, बैंक के पास गए लोन लेने, लोन लेके आ गए, मान लीजिए 50 लाख का लोन लेके आए। ठीक है, ठीक है सर। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना था उस लोन के ऊपर, मान लीजिए 5 लाख का, जो कि अनपेड है अभी तक। क्या है? अनपेड है। तो बैंक वाले, ये मिस्टर ए बैंक के पास जाते हैं, बोलते हैं कि सर इसको इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर दीजिए। तो बैंक बोलता है यार लोन में क्या कन्वर्ट कर दे, तो फिर जैसे तैसे करके बैंक वाला जो होता है वो इसको लोन में, इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर देता है, इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट कर देता है। तो इस केस में जो इंटरेस्ट लोन में कन्वर्ट हो गया है ये एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा, एक्चुअल पेमेंट नहीं माना जाएगा। एक्चुअल पेमेंट कब मानेंगे? जो ये लोन में कन्वर्ट हुआ है 5 लाख, जो इंटरेस्ट का 5 लाख लोन में कन्वर्ट हुआ है, जब इसकी पेमेंट होगी, जब जब पेमेंट होगी, जितनी जितनी पेमेंट होगी जिस प्रीवियस ईयर में, उस प्रीवियस में उसकी ये डिडक्शन लेगा। ओके, ओके। तो कोई भी इंटरेस्ट लोन में अगर कन्वर्ट कर रहे हैं, कोई भी इंटरेस्ट है जो कि अनपेड है उसको लोन में कन्वर्ट कर रहे हैं, या फिर एडवांस में या डिवेंचर में या किसी और इंस्ट्रूमेंट में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो हम उसको पेमेंट नहीं मानेंगे और उसकी हमें डिडक्शन
नहीं मिलेगी। डिडक्शन कब मिलेगी? जब हम उस लोन की एक्चुअल में पेमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पे 5 लाख का इंटरेस्ट था, उसको हमने लोन में कन्वर्ट कर दिया। अब मान लीजिए 5 में से 1 लाख पे कर दिया हमने प्रीवियस ईयर 23-24 में, उस 5 में से 1 लाख का पे कर दिया हमने, तो 1 लाख की डिडक्शन हमें प्रीवियस ईयर 23-24 में मिल जाएगी। क्लियर है? बिल्कुल सर। चलिए, और सेकंड है, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, फिर एक बार फिर से बता देता हूँ। सेक्शन 43B कवर ओनली एम्प्लॉयर्स कॉन्ट्रीब्यूशन। एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन को ये कवर नहीं करता है, एम्प्लॉयज कॉन्ट्रीब्यूशन के ऊपर ये लगता नहीं है। ठीक है, उसके ऊपर जो हमारा सेक्शन अंडर सेक्शन 36 पड़ा था, कंट्रीब्यूशन रिसीव्ड फ्रॉम एम्प्लॉई, हाँ सर, वो एप्लीकेबल होता है। यहाँ पे एम्प्लॉयर्स कंट्रीब्यूशन ही सिर्फ कवर होता है हमारा 43B के अंदर। ओके ओके सर। चलिए, चलिए इसके ऊपर एक क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ सर, क्वेश्चन कर लेते हैं। मिस्टर एक्स है, ठीक है, मिस्टर एक्स ने लोन लिया हुआ था जिसके ऊपर इंटरेस्ट पेंडिंग है, इंटरेस्ट पेंडिंग है फाइनेंशियल ईयर 21-22 और प्रीवियस ईयर 22-23। इंटरेस्ट पेंडिंग है आपका 5 लाख और 15 लाख। ये लोन लिया है मान लीजिए आईसीआईसी बैंक से, और ये लिया है और ये लिया है दूसरा वाला एसबीआई से। ठीक है, फिर क्या किया, ये बैंक के पास गया और इंटरेस्ट को लोन में कन्वर्ट करा लिया इसने। इंटरेस्ट को, इंटरेस्ट कन्वर्टेड इनटू लोन, लोन में कन्वर्ट कर लिया। ठीक है, लोन में कन्वर्ट कर लिया। ड्यूरिंग द प्रीवियस ईयर, उसने जो आईसीआईसी का बैंक है, आईसीआईसीआई बैंक का जो इंटरेस्ट था, लोन जो कन्वर्ट किया, उसने 1 लाख की पेमेंट कर दी और एसबीआई का 2 लाख का पेमेंट कर दिया जो कि लोन में कन्वर्ट हुआ था। तो टोटल इसको डिडक्शन कितने की मिल जाएगी सर? 3 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि उस टाइम पे डिसअलाउ हो गया होगा, इस टाइम पे भी डिसअलाउ हो गया होगा। हाँ सर, तो 3 लाख की इसको डिडक्शन मिल जाएगी जब वो एक्चुअल में कन्वर्टेड लोन, जो इंटरेस्ट कन्वर्ट हुआ लोन में, उसकी एक्चुअल में पेमेंट करेगा। ठीक है, चलिए अब अगला सेक्शन देखते हैं, सेक्शन 43CA। क्या बात है सर, सेक्शन में भी सी लगा हुआ है। बिल्कुल, क्या है सर इस सेक्शन में? चलिए पहले मैं इसका ओवरव्यू बता देता हूँ कि इस सेक्शन के अंदर है क्या। तो इसके बैकग्राउंड में चलते हैं पहले। बैकग्राउंड में सर, हाँ, पहले ये सेक्शन कैपिटल गेन में हुआ करता था। सिमिलर प्रोविजन आपको कैपिटल गेन के अंदर भी मिलेंगे। बेसिकली ये लगता है आपका लैंड हो, एसेट, या फिर बिल्डिंग हो, या फिर बोथ हो, लैंड और बिल्डिंग हो। तो पहले इसके जो प्रोविजन थे सिर्फ कैपिटल गेन के अंदर आते थे। उसमें क्या बोलते थे, देखिए, सबसे ज़्यादा जो ब्लैक मनी फ्लोट होती है, सर्कुलेट होती है, वो रियल एस्टेट के बिजनेस में ही होती है। तो जो असेसी है टैक्स बचाने के लिए क्या करता है, मान लीजिए असेसी ने कोई प्रॉपर्टी सोल्ड करी,
प्रॉपर्टी सोल्ड करी जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है आपकी 50 लाख। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू किसको बोलते हैं? जिसके ऊपर जब हम कोई प्रॉपर्टी परचेज करते हैं तो उसकी रजिस्ट्री होती है, रजिस्ट्री होती है। तो रजिस्ट्री के टाइम पे उस प्रॉपर्टी के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी देना पड़ता है हमें। ठीक है, तो जो वैल्यू वो बताते हैं कि आपको इस वैल्यू पे देना है स्टैम्प ड्यूटी, वो हमारी हो जाती है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू। तो किसी प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 50 लाख है, बट वो सेल कर रहा है आपका 30 लाख में, सेल कर रहा है 30 लाख में। एक्चुअल में वो 30 लाख में सेल नहीं कर रहा होता है, ये अपना जो गेन होगा इसको सेल करने के ऊपर गेन होगा, उस पर टैक्स बचाने के लिए ऐसा करते हैं। एक्चुअल में वो पे कर रहा होगा 85, एक्चुअल में वो 85 पे कर रहा होगा, 30 सामने से और बाकी 20 कैश में, बाकी 20 लाख कैश में कर रहा होगा। 30 लाख बैंक से और बाकी 20 लाख कैश में। तो इससे एसएससी को क्या फायदा हो रहा है? सर उसका 20 लाख पे टैक्स बच गया, 20 लाख पे उसका टैक्स बच गया सर, 20 लाख के ऊपर टैक्स बच गया, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू बच गई, जो स्टैम्प ड्यूटी स्टैम्प ड्यूटी जो पे करना था हमें इसके ऊपर, स्टैम्प ड्यूटी पे करना था वो बच गया सर। तो सरकार ने देखा अच्छा ऐसे कर रहे हो, तो सरकार ने प्रोविजन निकाला। पहले कैपिटल गेन के अंदर आया, कैपिटल गेन में बोला गया कि आप जो प्रॉपर्टी सेल कर रहे हो उसका अगर कॉन्सिडरेशन कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, ठीक है, उसको सेल करने पे जो आपको कॉन्सिडरेशन मिल रहा है, पैसे मिल रहे हैं, अगर वो कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल प्राइस मान लेंगे, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही सेल प्राइस मान लेंगे। ठीक है, तो पहले ये प्रोविजन कैपिटल गेन में था, तो लोगों ने क्या किया, कैपिटल एसेट को स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करना स्टार्ट कर दिया। कोई बिल्डिंग है उसको स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट कर लिया कैपिटल एसेट से, फिर स्टॉक इन ट्रेड में बेचने लगे, तो ये प्रोविजन बीट हो गया। फिर गवर्नमेंट ने देखा अच्छा ऐसे कर रहे हो, उसके बाद सेम प्रोविजन हमारा यहाँ पे भी लेके आए, सेम प्रोविजन यहाँ पे भी लेके आए कि अगर जो कंसिडरेशन मिल रहा है, अगर हम कोई लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफ़र कर रहे हैं जिसको हमने एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है अपने पास, एज अ स्टॉक इन ट्रेड रखा हुआ है, उसको ट्रांसफ़र कर रहे हैं, चाहे लैंड हो, लैंड या बिल्डिंग हो, या फिर बिल्डिंग हो, कुछ भी हो तीनों में से। तो अगर उसके बदले में जो पैसे मिल रहे हैं सेल करने पे, ट्रांसफ़र करने पे, अगर वो कॉन्सिडरेशन कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही हम सेल प्राइस मान लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। फिर बोला गया कि इसके लिए एक लिमिट फिक्स कर देते हैं कि इस लिमिट तक हम अलाउ कर देंगे, हम इस लिमिट तक अलाउ कर देंगे, अगर उससे ज़्यादा अगर एक्सीड कर रही है वैल्यू तब तब हम ये प्रोविज़न लगाएंगे। तो बोला गया कि जो कंसिडरेशन है, जो कंसिडरेशन रिसीव हो रहा है उसका 110% निकालेंगे। 110% निकालने के बाद 110% निकालने के बाद भी अगर ये स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, तो हम फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को कंसिडर करेंगे। अगर मान लीजिए मेरा कंसिडरेशन है 100 रुपये, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है 112 रुपये, तो वो 100 रुपये का 110 करिए, 110% करिए, कितना आता है? 110 रुपये सर। कम है सर, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से कम है, हाँ सर। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारी क्या बन जाएगी? सेल प्राइस बन जाएगी, सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। ठीक है, लेकिन मान लीजिए ये होता हमारा 110 और स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है हमारी 109, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती है हमारी 109, तो फिर उस केस में जो हमारा 100 रुपया था वही कंसिडरेशन हमारा सेल प्राइस रहेगा। ठीक है, कहने का मतलब अगर कंसिडरेशन का 110% करने के बाद अगर 110% के अंदर कवर है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू 110% के अंदर कवर हो गया, ठीक है, विथ इन मतलब 110 तक अगर है डिफरेंस तो चल जाएगा।
लेकिन अगर उससे ऊपर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे 109 स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है, तो 110 तक अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होती तो हमें कोई दिक्कत नहीं थी, जो 100 रुपया था हम उसी पे ही मान के आपसे टैक्स ले लेते। लेकिन जैसे ही 110 से ऊपर गया, जैसे यहाँ पे 112 आ गया, तो हम 112 को हम सेल कंसिडरेशन मान लेंगे। ठीक है, ठीक है सर। तो यही हमारा इस प्रोविजन में बताया गया है। तो देखें, चलिए सर। Stamp duty value of land and building to be taken as the full value of consideration in respect of transfer, even if the same is held by the transfer as a stock in trade. Where the consideration for the transfer of a asset other than capital asset, being land or building or both, land हो, building है हो या फिर both, is less than the stamp duty value, जो कि कम है stamp duty value से। स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू क्या होती है? जिसके ऊपर हम स्टैम्प ड्यूटी देते हैं एट द टाइम ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, ओके सर। तो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से अगर कम है तो द वैल्यू सो अडॉप्टेड और एसेस्ड और एसेसेबल द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू शैल बी डीम्ड टू बी द फुल वैल्यू ऑफ अ कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। तो हम जो वैल्यू अडॉप्टेड मतलब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को ही क्या कर लेंगे, मान लेंगे कि सेल कंसिडरेशन है। ठीक है, द वैल्यू सो अडॉप्टेड असेस्ड और असेसेबल, जो जो रजिस्टर कर रहे हैं प्रॉपर्टी को, रजिस्टरिंग अथॉरिटी है, उन्होंने जो वैल्यू अडॉप्ट करी है, असेस्ट करी है, या फिर उनके पास अगर प्रॉपर्टी जाती तो कितने में असेस करते। ठीक है, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू निकालते हो, सेल बी डीम टू बी द फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन, मतलब सेल कंसिडरेशन फॉर द पर्पस ऑफ कंप्यूटिंग इनकम अंडर द हेड पीजीबीपी। क्लियर है? बिल्कुल सर। सारे एसेट पे लगेगा ये? नहीं सर, सिर्फ लैंड या बिल्डिंग या फिर दोनों हो, लैंड और बिल्डिंग हो। ओके, ओके सर। सेकंड, हाउएवर इफ द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू डज नॉट एक्सीड, यहां पे लिख लीजिए 110%, 110% लिख लीजिए, 110% छूट गया है। If the stamp duty value does not exceed 110% of the consideration received occurring, then such consideration shall be deemed to be the full value consideration for the purpose of computing the PGBP from transfer of such asset। कहने का मतलब जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है हम कंसिडरेशन का 110% करेंगे, अगर वहां तक स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है तो हम कंसिडरेशन को ही सेल प्राइस मान के, सेल कंसिडरेशन मान के चलेंगे। अगर 110% करने के बाद भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, ठीक है, उस केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को सेल कंसिडरेशन मानेंगे। ठीक है, ठीक है सर। उसके बाद नेक्स्ट है, where the date of agreement fixing the value of consideration for the transfer of a asset and the date of registration of a transfer of a asset are not same। जहां पे डेट ऑफ एग्रीमेंट ऑफ सेल एंड डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दोनों अलग अलग है। जब भी हम प्रॉपर्टी खरीदने जाते हैं तो पहले एग्रीमेंट टू सेल होता है, और डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन में अराउंड 1-2 महीने का फर्क होता ही होता है। 1-2 महीने का फर्क मोटा मोटी जनरली होता ही होता है। ठीक है, तो बोलता है द स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू में बी टेकन एज ऑन द डेट ऑफ एग्रीमेंट। तो हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एग्रीमेंट जिस दिन हुआ, एग्रीमेंट टू सेल, उस दिन का ले सकते हैं, प्रोवाइडेड फॉर ट्रांसफर इंस्टेड ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन ऑफ सच ट्रांसफर, प्रोवाइडेड एट लीस्ट a part of consideration has been received by prescribed mode of payment on or before the date of agreement। डेट ऑफ एग्रीमेंट और डेट ऑफ रजिस्ट्री ऑफ प्रॉपर्टी दोनों अलग अलग है। वहां पे असेसी डेट ऑफ एग्रीमेंट ले सकता है, प्रोवाइडेड उसको अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, जिस दिन एग्रीमेंट हो रहा है उस दिन तक कुछ पेमेंट रिसीव हो गया हो, कुछ पेमेंट रिसीव हो गया हो। ठीक है, बाई प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट, चाहे अकाउंट पे चेक से हो, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से हो, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ बैंकिंग हो। ठीक है, ठीक है सर। तो अगर कुछ पेमेंट अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट आ गया है
तो असेसी के पास ऑप्शन है, सेलर के पास ऑप्शन है, वो डेट ऑफ एग्रीमेंट या फिर डेट ऑफ रजिस्ट्री, दोनों में भी जिसमें उसको फायदा हो वो डेट वो ले सकता है। ठीक है, लेकिन कंडीशन क्या है कि अप टू द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कुछ पेमेंट उसको रिसीव हो जाना चाहिए। ठीक है, बाई प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, चलिए अब इसको एक काम करते हैं, डायग्राम में समझते हैं। हाँ सर, चलिए ये हमारा 1 अप्रैल 2023, ये 1 अप्रैल सॉरी 31 मार्च 24, 1 जून 2023 को एग्रीमेंट हो रहा है। ठीक है, उसकी रजिस्ट्री हो रही है 1 अगस्त 2023 को, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी। ठीक है, तो एग्रीमेंट तक एग्रीमेंट तक अगर इसको कुछ पेमेंट मिल जाता है, कुछ पेमेंट मिल रहा है, पेमेंट रिसीव हो रहा है, कुछ कंसिडरेशन मिल रहा है बाई प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट। प्रिस्क्राइब मोड में क्या आ जाते हैं सर? अकाउंट पे ही चेक, अकाउंट पे ही बैंक ड्राफ्ट और इलेक्ट्रॉनिक मोड। उससे अगर कुछ पेमेंट मिल जाती है उसको अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट, तो असेसी के पास ऑप्शन है वो ये या फिर इस दिन दोनों में से जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के साथ कंपेयर करना चाहे वो कंपेयर कर सकता है। ठीक है, तो किसके साथ करेगा सर? सिंपल सी बात है, जिसकी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कम होएगी। ठीक है, ठीक है सर। तो थर्ड पॉइंट में हमारा ये बोला था। फिर फोर्थ पॉइंट, कई बार क्या होता है कि ड्यू टू सम सिचुएशन या सरकमस्टांसेस जो प्रॉपर्टी है उसकी वैल्यू कम हो जाती है एकदम से, लेकिन स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू उतनी ही रहती है, मार्केट वैल्यू कम हो जाती है। मान लीजिए कोई सोसाइटी है, किसी ने रूमर फैला दिया कि वहाँ पे भूत रहते हैं, तो वहाँ पे लोग प्रॉपर्टी लेना छोड़ देते कि भाई भूत रहता है, तो उसके जो प्रॉपर्टी के मार्केट प्राइजेस हैं वो क्या होंगे? कम हो जाएंगे। अगर कोई सेल करना चाहे प्रॉपर्टी तो आसानी से सेल होगी? नहीं, लोग डर के मारे नहीं लेंगे कि वहाँ पे तो भूत रहते हैं, खा जाएंगे हमें। तो इस केस में इस केस में जो असेसी है वो जो असेसिंग ऑफिसर है, असेसिंग ऑफिसर कौन होता है? जो कि इनकम टैक्स ऑफिसर होता है, जो हमारी इनकम को एक्सेस करता है कि कितनी हमने इनकम सही भरी है नहीं भरी है। तो असेसिंग ऑफिसर के पास राइट है, वो केस को वैल्यूएशन ऑफिसर के पास भेज सकता है कि आप देख के बताओ कि क्या ये क्लाइंट, ये जो असेसी है वो सही बोल रहा है कि नहीं बोल रहा है। वो बोल रहा है कि मेरा प्रॉपर्टी सेल नहीं हो रहा है, इसकी मार्केट वैल्यू कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो फिर वैल्यूएशन ऑफिसर देखता है, चेक करता है, फिर बोलने के बाद, चेक करने के बाद वो फिर डिसीजन देगा कि ऐसा ऐसा है। तो चलिए इसको ग्राफ से समझते हैं, डायग्राम से समझते हैं। ये असेसी है, ये इनकम टैक्स ऑफिसर है जिसको हम बोलते हैं असेसिंग ऑफिसर, इनकम को एसेस करने वाला। तो इनकम टैक्स ऑफिसर बोलता है कि स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू आपकी ज़्यादा है और कंसिडरेशन प्रॉपर्टी की आपकी कम रिसीव हुई है। तो एसएससी बोलता है कि देखिए ऐसी ऐसी सिचुएशन है, प्रॉपर्टी बिक नहीं पा रही है, बहुत कम प्राइस मिल रहा है, लोकलिटी में र्यूमर फैला रखा है कि वहाँ पे भूत रहता है। तो इनकम टैक्स ऑफिसर कहता है अच्छा, तो ये क्या करता है? रेफर कर देता है केस को रेफर कर देता है किसके पास? वैल्यूएशन ऑफिसर के पास। लेकिन ये खुद से नहीं कर सकता, असेसी को क्लेम करना पड़ेगा, असेसी को बोलना पड़ेगा कि ऐसा ऐसा है। और जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू को रेफर करना है वो कहीं भी डिस्प्यूटेड ना हो, किसी अपील में, कहीं हाई कोर्ट में, किसी भी कोर्ट में या किसी भी अथॉरिटी के पास डिस्प्यूटेड नहीं होना चाहिए जिसके ऊपर, जिसको रेफर कर रहे हैं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू के लिए। ठीक है, तो वैल्यूएशन ऑफिसर के पास जाता है केस, वैल्यूएशन ऑफिसर देखता है, वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि
हाँ, एसएससी सही बोल रहा है, एसएससी सही बोल रहा है। मार्केट जो वैल्यू है उस प्रॉपर्टी की एक्चुअल में कम है, तो जो वो मार्केट वैल्यू बताएगा वही मार्केट वैल्यू क्या बन जाएगी, सेल कंसिडरेशन होगा। ठीक है। और बोलता है कि अगर वैल्यूएशन ऑफिसर बोलता है कि नहीं एसएससी गलत बोल रहा है, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू ही चलेगा अपना। ठीक है। ठीक है सर। तो ये था हमारा सेक्शन 43 CA। अब इसके ऊपर हम क्वेश्चन कर लेते हैं, क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है सर, चलिए। एग्जाम्पल 25। What will be the full value of consideration in case of transfer of land or building held in stock in trade? केस दे रखे हैं, 4 केसेस हैं, उसमें हमें बताना है कि सेल कंसिडरेशन क्या होगा, क्या प्राइस लेंगे, क्या सेल प्राइस लेंगे हम। ठीक है। ठीक है सर। पहला केस है, पहला केस है 1 सितंबर 23 को हमने प्रॉपर्टी ट्रांसफर करी, लैंड और बिल्डिंग ट्रांसफर करी, जिसके बदले हमें मिला 100 लाख रुपए। 100 लाख मतलब 1 करोड़ रुपया मिला। 10 लाख रिसीव्ड बाई अकाउंट पे चेक ऑन 1 जुलाई, जिसमें से 10 लाख हमें 1 जुलाई को मिल गया। डेट ऑफ एग्रीमेंट क्या है सर, 1 जुलाई, और डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन 1 सितंबर। जिस दिन एग्रीमेंट था उस दिन जो प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 120 करोड़ थी, और जिस दिन रजिस्ट्रेशन था उस दिन प्रॉपर्टी की स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू थी 130 करोड़, सॉरी 130 लाख। तो हमें बताना है कि क्या कॉन्सिडरेशन लेंगे। एक्चुअल कितना है सर, 100, तो 110 करते हैं हम। 100 का 110 कितना हो गया, 110 ही आएगा। ठीक है, 110% कितना आएगा, 110 आएगा। तो अब यहाँ पे पार्ट कुछ पेमेंट रिसीव हुआ है एग्रीमेंट डेट से पहले, एग्रीमेंट डेट तक। हाँ सर, 10 लाख रिसीव हो गया है यहाँ पे अकाउंट पे चेक से। ठीक है। अब स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अब एसएससी के ऊपर है, वो एग्रीमेंट वाला ही लेगा जो कम होगा। तो 120 लाख और 110, 110 से ज़्यादा है सर, 110 से ज़्यादा है, तो 120 लेंगे यहाँ पे हम, 120 लेंगे। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एज ऑन डेट ऑफ एग्रीमेंट 110 तक होता तो हम 100 करोड़ ये 100 लाख, ये 100 लाख लेते। लेकिन क्योंकि 10% से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया, जो डिफरेंस है 10% से भी ज़्यादा एक्सीड कर गया, उस केस में हम स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेके चलेंगे। ओके। ओके सर। सेकंड केस है सेम, 1 सितंबर को ट्रांसफ़र किया, 100 100 लाख आपका ये है कंसिडरेशन। 10 लाख 1 जुलाई को रिसीव हुए, लेकिन बाई कैश रिसीव हुए हैं, यहाँ पे बाई कैश रिसीव हुए हैं। तो क्या डेट ऑफ एग्रीमेंट वाला ले सकते हैं? नहीं सर, वहाँ पे एक और कंडीशन थी कि जो भी पेमेंट होनी चाहिए अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट वो प्रिस्क्राइब्ड मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए, चाहे अकाउंट पे ही चेक से होना चाहिए या फिर अकाउंट पे ही ड्राफ्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट होना चाहिए। बट यहाँ पे तो कैश में रिसीव हो रहा है सर, तो एसएससी के पास ऑप्शन नहीं है। रजिस्ट्रेशन वाला, रजिस्ट्रेशन वाले दिन जो भी स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू होगी उसके साथ कंपेयर करेंगे। तो रजिस्ट्रेशन वाले दिन कितनी थी सर, 130 लाख, 130 लाख और 110, कौन सा ज़्यादा है सर, 130, तो 130 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है। ठीक है सर। फिर आता है हमारा थर्ड, 31 जनवरी को हमने ट्रांसफ़र किया। ठीक है, रजिस्ट्री 31 जनवरी को ही, और 1 जुलाई को हमारा डेट ऑफ एग्रीमेंट था, डेट ऑफ एग्रीमेंट। ठीक है, 10 लाख रिसीव हो रहा है बाई अकाउंट पे चेक ऑन 1 जुलाई। एग्रीमेंट की डेट तक हमें 10 लाख मिल रहा है, पार्ट पेमेंट मिल जा रहा है। अब यहाँ पे एसएससी के पास ऑप्शन आ जाता है कि एग्रीमेंट वाला जो स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू है या फिर रजिस्ट्रेशन, दोनों में से किसी एक को कंपेयर कर सकता है। तो कौन सा कम है सर, एग्रीमेंट वाला। तो 109 को कंपेयर करेगा किसके साथ, 110, 110% के साथ। तो सर 110% तक कोई दिक्कत नहीं है,
तो यहाँ पे 109 110 से कम ही है आपका, तो इस केस में हमारा कंसिडरेशन हो जाएगा 100 रुपया। ठीक है, ठीक है सर। फिर नेक्स्ट 31 मार्च को हम ट्रांसफ़र कर रहे हैं, रजिस्ट्री हो रही है 31 मार्च को, और 1 मई को डेट ऑफ एग्रीमेंट है। 100 करोड़ मिला, 100 लाख मिला है, फुल अमाउंट रिसीव्ड इन कैश ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, पूरा का पूरा कैश मिला ऑन द डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो ये वाला डेट ऑफ एग्रीमेंट हमारे लिए रिलेवेंट ही नहीं है। 110 को हम कंपेयर करेंगे इसके साथ, तो 110 से ज़्यादा ही है सर, तो ये अभी हो जाएगा हमारा 130। क्लियर है? बिल्कुल सर। तो हम क्या करेंगे, 110% निकालेंगे कंसिडरेशन का। अगर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू अगर उस 10% में कवर हो जाती है तो हम जो जितना कंसिडरेशन मिला है वो लेंगे। अगर उससे ज़्यादा हो जाती है तो 110 से भी ज़्यादा डिफरेंस आ रहा है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से, तो फिर स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू लेंगे। डेट ऑफ एग्रीमेंट और रजिस्ट्रेशन अलग अलग है। उस केस में असेसी के पास ऑप्शन है कि वो डेट ऑफ एग्रीमेंट ले सकता है, प्रोवाइडेड अप टू द डेट ऑफ एग्रीमेंट उसको कुछ पेमेंट रिसीव हो जानी चाहिए, कुछ पेमेंट रिसीव हो जानी चाहिए बाई प्रिस्क्राइब मोड ऑफ पेमेंट, चाहे अकाउंट पे चेक से, अकाउंट पे बैंक ड्राफ्ट से, या फिर इलेक्ट्रॉनिक मोड ऑफ पेमेंट। ठीक है, ठीक है सर। फिर उसका अगला था, कई बार क्या होता है कि असेसी बोलता है कि क्लेम करता है असेसिंग ऑफिसर के सामने कि जो मार्केट वैल्यू है प्रॉपर्टी की वो कम है स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू से। तो उस केस में असेसिंग ऑफिसर उसको वैल्यूएशन ऑफिसर के पास ट्रांसफर कर सकता है केस, प्रोवाइडेड वो कहीं स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू कहीं डिस्प्यूटेड नहीं होनी चाहिए। फिर वैल्यूएशन ऑफिसर चेक करेगा, बताएगा कि हाँ ये असेसी सही बोल रहा है। अगर सही बोल रहा है तो जो मार्केट वैल्यू बताएगा उस वो हमारा क्या बन जाएगा, सेल कंसिडरेशन। और अगर बोलता है कि नहीं असेसी ऐसी मजाक करने आया था, तो उस केस में स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू हमारी सेल कंसिडरेशन बन जाएगी। ओके, ओके सर, चलिए अब आगे चलते हैं। चलिए जी अब आगे चलते हैं। अगला सेक्शन है हमारा सेक्शन 44AA, जो कि हमें बताता है कि हमें इनकम टैक्स के अंदर कौन सी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी होती है और कितने समय के लिए करनी है और कहाँ पे करनी है। ठीक है, ठीक है सर। तो चलिए स्टार्ट करें। बिल्कुल सर। Rule 6F of an income tax rule contain the detail relating to the books of account and other document to be maintained by certain professional under section 44AA। कौन सा रूल बताता है? रूल 6F। तो जो सबसे पहली कैटेगरी है हमारी वो है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की, वो है स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स की। इसमें हमारा लीगल, मेडिकल, सीए, सीएस, आईटी, ये सारे प्रोफेशनल्स आ जाते हैं। ठीक है, ठीक है सर। एज पर रूल 6 है, एवरी पर्सन कैरिंग ऑन अ लीगल मतलब एडवोकेट, मेडिकल मतलब डॉक्टर, इंजीनियरिंग इंजीनियर्स, और आर्किटेक्ट प्रोफेशनल, और प्रोफेशन ऑफ अकाउंटेंसी मतलब सीए, और टेक्निकल कंसल्टेंसी, कोई टेक्निकल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहा है, इंटीरियर डेकोरेटर है वो, ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, और फिल्म आर्टिस्ट, चाहे वो कैमरामैन हो, एक्टर हो, डायरेक्टर हो, कुछ भी हो, सेल, keep and maintain the books of account and other document specified in rule 6F2। उन सबको उन सबको जो प्रिस्क्राइब डॉक्यूमेंट्स हैं, बुक्स ऑफ अकाउंट है, वो मेंटेन करनी मैंडेटरी है। कौन कौन आते हैं स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में? सर लीगल, मेडिकल, अकाउंटेंसी, आर्किटेक्ट, इंजीनियर, फिल्म आर्टिस्ट, इंटीरियर डेकोरेटर, आईटी प्रोफेशनल, टेक्निकल कंसल्टेंट, ये सब आ जाते हैं सर। ठीक है, तो उनको मेंटेन करती है इन द फॉलोइंग केसेस। क्या केसेस है? इफ हिज ग्रोस रिसिप्ट एक्सीड 1,50,000 इन previous all the 3 years immediately preceding the previous year। ये क्या है सर? बोला है ये जैसे हमारा प्रीवियस ईयर 23-24 है, ठीक है, तो इसके पिछले 3 साल चले जाइए। प्रीवियस ईयर ये हो गया 22-23, 21-22, 20-21, ठीक है।
इन तीनों सालों में इन तीनों सालों में जो उसकी ग्रॉस रिसिप्ट है, ग्रॉस रिसिप्ट मतलब उसको कितना पेमेंट मिला फॉर रेंडर ऑफ सर्विसेज, रेंडर ऑफ सर्विसेज करने के बाद उसकी कितनी जो इनकम थी, कितना उसको रिसीव हुआ, ग्रॉस रिसिप्ट कितनी है। 1.5 लाख से अगर एक्सीड कर जा रही है तीनों सालों में, मान लीजिए यहाँ पे 1,60,000 है, यहाँ पे 1,70,000 है, यहाँ पे 1,80,000 है, तो इसको करंट ईयर में प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा। स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस की बात कर रहे हैं अभी, ठीक है। तीनों सालों में 1.5 लाख से एक्सीड करना चाहिए। मान लीजिए किसी एक साल में 1,40,000 आ गया, 1,40,000 आ गया, तो उस केस में इसको प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, कब मेंटेन करने की जरूरत है? जब तीनों सालों में जो ग्रॉस रिसिप्ट है वो एक्सीड कर जाए 1.5 लाख से। ठीक है, तो उसको जो करंट प्रीवियस ईयर होगा उसमें प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट, प्रिस्क्राइब्ड बुक्स मेंटेन करनी पड़ेंगी। ठीक है, ऑल द 3 ईयर्स, तीनों सालों में एक्सीड करना जरूरी है। ठीक है, ऐसा नहीं कि 1-2 साल में हो गए 1 साल में नहीं हुआ तो फिर ये एप्लीकेबल नहीं होगा, वो दूसरी कैटेगरी में चला जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। और सर अगर उसने नया बिजनेस प्रोफेशन सेटअप किया, अभी नया नया ही ऑफिस खोला है उसने करंट ईयर में, तो फिर क्या करोगे? फिर हम देखेंगे कि क्या क्या जो जिस ईयर में उसने ओपन किया है, लगता है कि क्या वो एक्सीड कर जाएगा 1.5 लाख से। अगर हाँ तो उसको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। मान लीजिए प्रीवियस ईयर 23-24 में मिस्टर ए 1 अक्टूबर को वो खोलते हैं, जो कि एक सीए हैं। ठीक है, मिस्टर ए अपना बिजनेस स्टार्ट करते हैं, सेटअप स्टार्ट करते हैं। तो अब इससे पूछा जाएगा मिस्टर ए से कि क्या आपको लगता है कि ड्यूरिंग दैट पीरियड जो आपका ग्रॉस रिसिप्ट है 1.5 लाख से एक्सीड कर जाएगा? जो आपकी ग्रॉस रिसिप्ट है वो 1.5 लाख से एक्सीड कर जाएगा? अब मिस्टर ए बोलता है हाँ, लगता तो है कि एक्सीड कर जाएगा। तो फिर उसको बोला जाएगा कि आपको भी प्रिस्क्राइब्ड बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। ठीक है, तो अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस है तो जिस ईयर प्रीवियस ईयर का देख रहे हैं उसके पिछले 3 साल देखेंगे। और इन केस ऑफ न्यू बिजनेस है, न्यू बिजनेस स्टार्ट किया है, न्यू प्रोफेशन स्टार्ट किया है करंट प्रीवियस ईयर में, तो उस केस में उससे पूछेंगे क्या लगता है आपको 1.5 लाख से एक्सीड हो जाएगा? वो बोलेगा हाँ हो जाएगा। तो बोलेंगे आपको तो फिर मेंटेन करनी है प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट। क्या? if where the profession has been newly set up in a previous year, his gross receipt are likely to be exceed 1.5 लाख in that year, तो उनको प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। ओके ओके सर। सर मान लीजिए जो स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है, मान लीजिए इन तीन में से किसी एक साल में 1.5 लाख से कम हो गए, इसी केस में मान लीजिए इसको लगता है कि 1.5 लाख से एक्सीड नहीं होगा, फिर क्या करेंगे? फिर उस केस में प्रोफेशनल हुज ग्रॉस रिसिप्ट आर लेस देन द स्पेसिफाइड लिमिट, जो ये लिमिट बताई गई है तीनों सालों में एक्सीड नहीं होता, या फिर जिस ईयर में स्टार्ट हुआ है उस साल में एक्सीड नहीं करता, given above are required to maintain such books of account and other document as may be enable assessing officer to compute total income in accordance with the provision of this act। मतलब है उस केस में कोई प्रिस्क्राइब बुक ऑफ मेंटेन बुक्स ऑफ अकाउंट नहीं बताया गया कि क्या मेंटेन करना है, बट ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके रखना पड़ेगा असेसी को, जिससे जो असेसिंग ऑफिसर है, इनकम टैक्स ऑफिसर है, वो कंप्यूट कर पाए कि हाँ आपकी इतनी इनकम है, कंप्यूट कर पाए कि हाँ ये सेल है, ये परचेज है, इतनी आपकी इनकम है। ठीक है, इस केस में कोई क्या मेंटेन करना है वो नहीं बताया, लेकिन ऐसा मेंटेन करना है, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है जिससे असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट कर पाए आपकी इनकम। ठीक है, ठीक है सर। तो ये था हमारे स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए। ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा, अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के केस में, अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के केस में। ठीक है, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल कौन होते हैं?
सर लीगल, मेडिकल, इंजीनियरिंग, अकाउंटेंसी, CS, IT प्रोफेशनल, कंसल्टेंसी, इन सब को छोड़ के, ठीक है, अदर्स के केस में, अदर्स में भी अगर वो इंडिविजुअल या HUF है, an individual or HUF carrying on any business or profession must maintain such books of account, and other document as may enable the assessing officer to compute his total income in accordance with the provision of Income Tax Act in the following circumstances. तो इनके लिए भी कंडीशन दे दी और बोला कि आपको भी ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है जिससे असेसिंग ऑफिसर आपकी इनकम कंप्यूट कर ले, अगर जो नीचे कंडीशन दे रखी है वो सेटिस्फाई कर रहे हो आप। तो क्या पहला है ये सिर्फ इंडिविजुअल और HUF के केस में है, अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल। अगर एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन है, इन केस वेयर द इनकम फ्रॉम एग्जिस्टिंग बिजनेस और प्रोफेशन 2,50,000 or the total sale, turnover or gross receipt as the case may be in the business or profession exceed 25 lakh in any of the 3 immediately preceding the accounting year। कहने का मतलब ये हमारा प्रीवियस ईयर है 23-24, इसके पिछले 3 साल देखो आप, ठीक है, पिछले 3 साल में अगर इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, 2.5 लाख से इनकम अंडर PGBP 2.5 लाख से ज़्यादा हो जाती है, या फिर सेल, ग्रॉस रिसिप्ट या टर्नओवर 25 लाख से ज़्यादा हो जाती है, तीनों सालों में या किसी भी एक साल में? सर किसी भी एक साल में, किसी भी एनी वन ईयर, एनी वन तीनों में से किसी भी एक साल में हो जाती है, ठीक है, एनी वन ऑफ 3 ईयर्स, तो इसको करंट प्रीवियस ईयर में ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, बुक्स मेंटेन करनी है जिससे असेसिंग ऑफिसर क्या कर पाए, कैन कंप्यूट हिज इनकम। क्या मेंटेन करना है वो नहीं बताया, लेकिन जिसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम कंप्यूट कर ले, ठीक है। ठीक है सर, ये था एग्जिस्टिंग के केस में। अगर न्यूली हो तो सर देखेंगे कि क्या करंट ईयर में इनकम 2.5 लाख से ज़्यादा एक्सीड कर रही है, कर सकती है, या फिर सेल, ग्रॉस रिसिप्ट, टर्नओवर 25 लाख से एक्सीड कर पाएगा। अगर आंसर हाँ है तो उसको मेंटेन करनी है, लेकिन प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करनी, ऐसी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है जिससे असेसिंग ऑफिसर उसकी इनकम कंप्यूट कर पाए, ठीक है। न्यूली सेटअप बिजनेस, इनकम लाइकली टू एक्सीड इतना, और टोटल टर्नओवर, सेल लाइकली टू एक्सीड इन दैट प्रीवियस ईयर, ठीक है, न्यूली सेटअप के केस में। फिर आता है हमारा अदर पर्सन, इंडिविजुअल और HUF को छोड़ के, अदर देन स्पेसिफाइड प्रोफेशनल के अंदर इनको भी बोला गया है कि इनको भी सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। क्या मेंटेन करनी है वो नहीं बताया, सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है जिसके बेसिस पे असेसिंग ऑफिसर कंप्यूट कर पाए इनकम, ठीक है। यहाँ पे क्या लिमिट है, एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए दे रखा है, यहाँ पे एग्जिस्टिंग बिजनेस के लिए दे रखा है अगर इनकम हमारी 1,20,000 से एक्सीड हो गई और सेल, टर्नओवर या फिर ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से एक्सीड हो गई, तीनों में से एनी वन ईयर, जो ऊपर था जैसे प्रीवियस ईयर के पिछले 3 साल देखा है, यहाँ पे भी 3 साल देखेंगे, 3 में से किसी एक साल में भी अगर इनकम 1,20,000 से एक्सीड हो जाती है या फिर टोटल सेल, टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से एक्सीड कर जाता है किसी भी एक साल में, तो उसको करंट प्रीवियस ईयर में क्या करना पड़ेगा,
सच बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना पड़ेगा जिससे असेसिंग ऑफिसर हमारी इनकम कंप्यूट कर पाए। ठीक है। न्यूली सेटअप के लिए सर यही कंडीशन, हम अगर लगता है कि ड्यूरिंग करंट प्रीवियस ईयर एक्सीड कर जाएगा इनकम 1,20,000 से, या सेल टर्नओवर या ग्रॉस रिसिप्ट 10 लाख से, तो उस केस में सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करके नया हमें। प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट की बात नहीं कर रहे हैं हम। प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट सिर्फ पहले केस में मेंटेन करना था स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के अंदर, जहां पे तीनों सालों में 1.5 लाख से ज़्यादा हमारी ग्रॉस रिसिप्ट हो रही है, या फिर न्यूली सेटअप के केस में करंट प्रीवियस ईयर में 1.5 लाख से एक्सीड कर रही है, सिर्फ स्पेसिफाइड प्रोफेशनल्स के लिए वो। ठीक है। बाकी अदर्स केसेस में बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, लेकिन क्या करनी है वो नहीं बताया, जिससे असेसिंग ऑफिसर हमारी इनकम कंप्यूट कर पाए, वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है। ठीक है। ठीक है सर। अब देख लेते हैं प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट में क्या क्या आता है आपका। पहला आ गया कैश बुक। सर आजकल तो हर जगह ही कैश बुक होता है सर। टैली में होता है सर, टैली हो गया, बीजी हो गया सर, सैप हो गया, हर जगह ही होता है सर। जनरल, अगर वो एक्रोल बेसिस पे कर रहा है। ठीक है। लेज़र, कार्बन कॉपी ऑफ बिल एंड रिसिप्ट इशूड बाई अ पर्सन वेदर मशीन नंबर एंड इन रिलेशन टू सम एक्सीडिंग 25। अगर सेल इनवॉइस इशू कर रहा है तो 25 रुपये से अगर ज़्यादा है तो कार्बन कॉपी होने चाहिए हमारे पास। ओरिजिनल बिल होना चाहिए एक्सपेंडिचर का, जो भी 50 रुपये से ज़्यादा का है। ठीक है। ठीक है सर। और इन केस ऑफ मेडिकल प्रोफेशन, इनके अलावा डेली केस रजिस्टर होता है डॉक्टर्स के पास, उसमें रोज का लिखते हैं कि कितने पेशेंट आ गए, क्या ट्रीटमेंट किया, वो सब लिखना पड़ता है उनको। और इन्वेंट्री, जो कौन कौन सी मेडिसिन यूज़ हुई, इक्विपमेंट्स यूज़ हुए, उनका इन्वेंट्री मेंटेन करना होता है। तो ये दो एडिशनल और चीज़ें मेंटेन करना होता है मेडिकल प्रोफेशनल्स को। ओके। ओके सर। प्लेस एट विच बुक्स आर टू बी किप्ट एंड मेंटेन। सर जहाँ पे बिजनेस या प्रोफेशन होगा, जहाँ पे उसका ऑफिस होगा, वहीं पे मेंटेन करेगा। कैसी बातें करते हैं सर आप भी। जहाँ पे उसका ऑफिस होगा वहीं पे तो अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करेगा। वेरी गुड। अब मान लीजिए सर 4 ऑफिस है, तो फिर मान लीजिए 4 ऑफिस है, फिर क्या करेंगे। तो सर जो प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस होगा वहाँ पे मेंटेन करेगा। और अगर उसको लगता है तो 4 ऑफिस है, चारों का सेपरेट अपना काम रखता है, तो हर जगह अपना कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल मिस्टर ए है, इसके 2 ऑफिसेज हैं, एक दिल्ली में है, एक गुड़गांव में है। ठीक है। ठीक है सर। ये प्रिंसिपल ऑफिस है और ये ब्रांच है। ठीक है। ठीक है सर। तो ये चाहे तो दोनों के बुक्स ऑफ अकाउंट दिल्ली में भी मेंटेन कर सकता है, या चाहे तो दिल्ली की जो बुक्स हैं दिल्ली में, और गुड़गांव की जो बुक्स हैं गुड़गांव में मेंटेन कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। कितने साल के लिए मेंटेन करना होता है सर? 6 साल। Period for which the books of account and other document are required to be kept and maintained by notified professional. The above books of account and documents shall be kept and maintained for minimum 6 years from the end of the relevant assessment year. जैसे प्रीवियस ईयर का 23-24 का असेसमेंट ईयर क्या है सर? 24-25। 24-25 खत्म कब होगा सर? 31/3/25 को खत्म होगा। ठीक है। 31/3/25 के खत्म होने के 6 साल तक, अप टू 6 ईयर। 6 ईयर। तो 25 में 6 ऐड कर दीजिए, कितना हो गया? 31/3/31 तक हमें मेंटेन करनी है प्रीवियस ईयर 23-24 की कितने बुक्स। ठीक है। ठीक है सर। सर हम मेंटेन नहीं करते तो फिर क्या होगा? कुछ नहीं होगा, वो पेनल्टी लगा के चला जाएगा। कितनी है सर पेनल्टी? सर 25,000 की पेनल्टी है। 25,000 की पेनल्टी लगा देगा सर? हाँ। तो अगर बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करते, जो कि प्रिस्क्राइब्ड है, जो बोल रखा है कि ये बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, और हम कंप्लाई नहीं करते इस सेक्शन से, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट 25,000 तक की हम पे पेनल्टी लगा सकता है। ठीक है। ठीक है सर। चलिए
अब एक क्वेश्चन है, सॉल्व करें। हाँ सर। एग्जाम्पल 26, विनोद इज अ पर्सन कैरिंग ऑन अ प्रोफेशन एज फिल्म आर्टिस्ट। क्या ये नोटिफाइड प्रोफेशनल है हमारा? स्पेसिफाइड प्रोफेशनल है? हाँ सर, स्पेसिफाइड प्रोफेशनल में आया था फिल्म आर्टिस्ट। हिज ग्रॉस रिसिप्ट फ्रॉम प्रोफेशन आर एज अंडर। फाइनेंशियल ईयर दे रखा है और उसकी टर्नओवर दे रखी है। व्हाट इज हिज ऑब्लिगेशन रिगार्डिंग मेंटेनेंस ऑफ बुक्स ऑफ अकाउंट फॉर असेसमेंट ईयर 24-25 अंडर सेक्शन 44 AA। तो ग्राफ पे देख लेते हैं, वैसे देखने की जरूरत नहीं है बट फिर भी देख लेते हैं। 23-24, तो फाइनेंशियल ईयर 20-21, फाइनेंशियल ईयर 21-22 और फाइनेंशियल ईयर 22-23। यहाँ पे है इसकी ग्रॉस रिसिप्ट 1,15,000, 1,80,000, 2,10,000। और करंट में हमें क्या मेंटेन करना है वो पूछा है। तो कंडीशन क्या थी सर? कंडीशन थी कि ग्रॉस रिसिप्ट हमारा, ग्रॉस रिसिप्ट तीनों सालों में, ऑल 3 ईयर्स, एक्सीड होना चाहिए 1.5 लाख से। तो हमें प्रिस्क्राइब बुक ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है, तब हो जाके हमें प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करना है। तो क्या 1.5 लाख से एक्सीड कर रही है? नहीं सर, इस वाले ईयर में नहीं कर रही है, तो कंडीशन फुलफिल नहीं हो रही। तो हमें प्रिस्क्राइब बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन नहीं करना है। लेकिन लेकिन बट वो बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है, सच बुक्स ऑफ अकाउंट, सच बुक्स ऑफ अकाउंट मेंटेन करनी है जिससे जो हमारा असेसिंग ऑफिसर है कैन कंप्यूट आवर इनकम, जिससे असेसिंग ऑफिसर हमारी इनकम कंप्यूट या कैलकुलेट कर पाए। ठीक है, ठीक है सर। तो आज की क्लास यहीं तक, बाकी नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, ओके सर। यहाँ तक अगर आपको कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे व्हाट्सएप या कॉल करके पूछ सकते हैं। मेरा नंबर है 7631399189। ओके, थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय।